अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सो नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेकर सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीख की जोरदार आवाज़ पर बर्तन धोती कशिफ के हाथ से ग्लास छूटा था और ज़मीन पर गिरते ही किरचियों में बदल गया था। कशिफ ने एक नज़र टूटे हुए ग्लास को देखा, लेकिन फिर उसे नज़रअंदाज करके कमरे की तरफ दौड़ी। कमरे का मंजर उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक था। तहजीब बेड पर चढ़ी परेशान नज़रों से नीचे देख रही थी। अभी कशिफ उसे पूछने ही लगी थी कि जुबैदा बेगम हामते हुए अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ, कौन चीखा था? उन्होंने परेशानी से पहले कशिफ और फिर तहजीब को देखा। कशिफ ने उंगली से बेड पर खड़ी तहजीब की तरफ इशारा किया तो जुबैदा बेगम की सवालिया नजरें उसके चेहरे पर टिक गईं। उसने होंठों पर जुबान फेरकर खुद को बोलने के लिए तैयार किया। वो अम्मी, मैं झाड़ू देने लगी थी, वो कॉकरोच आ गया। उसने मासूमियत से अपने चीखने की वजह बयान की, लेकिन उसकी बात पर जुबैदा बेगम का पारा चढ़ गया था। तहजीब तहजीब, मैं तुम्हारा क्या करूं? कब तुम्हें अकल आएगी? कोई कीड़ा निकल आए तो तुम चीखना शुरू कर देती हो। छिपकली देखकर तुम्हारी आधी जान निकल जाती है। क्या बनेगा तुम्हारा पता नहीं। क्या सोचकर तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम तहजीब रखा था? तमीज़ और तहजीब तो तुम्हें छू कर नहीं गुजरी। जुबैदा बेगम ने गुस्से से उसके लटके हुए चेहरे को देखा। कशिफ ने उसकी लटकी शक्ल देख बुरी शक्ल से भी अपनी हंसी ज़ब्त की थी। उसको हंसी ज़ब्त करने के लिए चक्कर में देखकर करने के चक्कर में देखकर तहजीब की हंसी निकल गई थी। अब हंसते ही रहना, तुम्हें तो और कोई काम ही नहीं है। या चीख लो या हंस लो, मैं तो पता नहीं किन पागलों में फंस गई हूँ। वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। कशिफ ने अफसोस से सर हिलाया। अम्मी सही कहती हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो कोई कह सकता है कि तुम शहर की बेहतरीन स्कूल में पढ़ाती हो। मुझे तो कभी कभी लगता है तुम बच्चों को कम, वो तुम्हें ज़्यादा डांटते होंगे। कशिफ के मजाक उड़ाने वाले अंदाज उसने उसने गुस्सा से उसे देखा था। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, नज़र आता है, कशिफ ने झाड़ू उठाते हुए कहा था। क्या नज़र आता है? तहजीब ने झाड़ू उसके हाथ से ले ली थी। यही उनका प्यार जो कभी रबड़ की छिपकली की सूरत में तुम्हारे पर्स में रखा मिलता है। कशिफ की बात पर तहजीब ने नजरें उसके चेहरे से हटा ली। वो तो बस ऐसे ही, और तुम हर वक्त मेरे पीछे ना पड़ी रहा करो। उसके मुड़ते ही कशिफ चीखी थी। कॉकरोच और तहजीब चीख मारकर उछली थी और कशिफ के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। कहाँ है? तहजीब ने घबराकर मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखा था। पता नहीं, कशिफ ने कहकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई थी। कशिफ की बच्ची, उसकी बात समझ में आते ही वो उसके पीछे भागी थी। आज लगता है दुश्मनों के मिजाज मामूद पर नहीं। इमरान ने किचन में दाखिल होते हुए कशिफ से कहा। उसने मुस्कुराकर इमरान को देखा। तुम कब आए? अभी अभी। लेकिन आपकी बहन साहिबा तो सलाम का जवाब देना गवारा नहीं, इसलिए सीधा यहीं आ रहा हूँ। इमरान ने टोकरी से सेब उठाते हुए कहा। उसे आज ना ही छेड़ो तो अच्छा है। अभी भी उसने डांट खाई है, वो आज किसी से बात नहीं करेगी। अच्छा, तो उसके लिए मूड ऑफ है, उसके लिए मूड ऑफ है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैं उसे बोलने पर मजबूर कर दूंगा। अच्छा, देखते हैं। कशिफ ने उसे देखकर चैलेंज किया और चूल्हा बंद करके इमरान के पीछे आ गई। तहजीब ने एक नज़र उन दोनों को अंदर आते देखा था और दोबारा अपना ध्यान टीवी की तरफ मरकूज कर दिया था। तहजीब, अब्बू तुम्हें याद कर रहे थे, इमरान उसे टीवी में मगन देखकर कहा। लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, कशिफ चलता हूँ और अब्बू से जाकर कहूँगा कि मैं आपका पैगाम आपकी चहेती को दे आया था। लेकिन उसने कहा, मैं क्या करूँ? इमरान की संजीदगी से कहने पर वो एकदम भड़क उठी थी। मानी, कितने बड़े झूठे हो तुम। मैंने ऐसा कब कहा? उसके घूरने पर इमरान ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोका था। जाहिर सी बात है, तुम जवाब नहीं दोगी तो उसका यही मतलब बंद निकलता है। इमरान ने दोबारा बैठते हुए कहा। तुम हर जगह अपनी अकल से काम ना लिया करो। तहजीब ने जल कर जवाब दिया। फिर अब्बू को क्या जवाब दूँ? तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद उनसे बात कर लूँगी। तहजीब ने उसे देखे बगैर कहा था। लिफ्ट ने ला करवाने पर वो कशिफ की तरफ आ गया था। वैसे तुम्हारी बहन को उल्लू बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं। अभी उसने सुन लिया ना तो तुम्हें बाहर निकाल देगी। तहजीब ने घूर कर उन दोनों को देखा। तुम दोनों क्या सरगोशी में बातें कर रहे हो? ये तुम्हारी बहन तुम्हारी बुराइयां कर रही थी। इमरान ने सारा इल्ज़ाम कशिफ पर रख दिया तो वह तड़प कर बोली। माने, सच बड़े झूठे हो तहजीब। ये तुम्हें उल्लू बोल रहा था। तहजीब की घोरी पर वो हड़बड़ा कर रह गया। झूठ मैंने तो कह रहा था। तहजीब आज बहुत तहजीब याफ्ता लग रही है। लेकिन वो कुशन उठा चुकी थी, उसके एक के बाद दूसरा फिर तीसरा। उसने सारे कुशन उठा कर उसे मारने शुरू कर दिए। कुछ ऐसा लग रहा था जबकि उसे ऐसे लग रहे थे जबकि कुछ वो आसानी से कैच कर रहा था और हंसता जा रहा था। उसकी हंसी तहजीब के लिए चलती पर तेल का काम कर रही थी। उसने नजरें घुमाकर किसी ज़बरदस्त चीज़ की तलाशी शुरू की।
तहज़ीब जूती उसने पीछे की से कश्यप की आवाज़ सुनी। तहज़ीब ने जल्दी से झुककर अपने पाँव से जूती निकाली। अभी वो सामने खड़े इमरान पर फैलने वाली थी, तभी दाएं तरफ का दरवाज़ा खोलकर जुबैदा बाहर आई। उन्होंने हैरत से सामने का मंजर देखा, जहां इमरान दरवाजे के साथ खड़ा था। तहज़ीब के हाथ में जूती थी, जबकि कश्यप पीछे खड़ी इमरान को इशारे कर रही थी। दरवाज़ा खुलते ही वो तीनों उस तरफ मतवज्जा हुए थे। कश्यप की हंसी रुक गई थी। तहज़ीब के चेहरे का रंग उड़ गया था, जबकि इमरान के हौसले और बुलंद हो गए थे। अच्छा हुआ ताई जान आप आ गई, ये देख रही हैं मेरी कितनी इज्जत हो रही है, जूते मार कर घर से निकाल रही है। जुबैदा बेगम के करीब जाकर उसे मजलूम शक्ल बनाकर कहा, झूठ बोलता है, झूठा सारे जहां का। तहज़ीब ने चीख कर जूते वाला हाथ बुलंद किया। तहज़ीब क्या बदतमीजी है, जूता नीचे रखो। उसने घबराकर जूता नीचे रखा था। ये कोई तरीका है बात करने का, कोई तमीज़ बाकी रह गई है या नहीं? बड़ा है वो तुमसे 1 साल। वो बुढ़ा सा मुंह बना कर बोली, तो क्या 1 साल बड़ा नहीं होता? बड़ा नहीं होता, जाओ मानी के लिए चाय बना कर लाओ। तहज़ीब ने खा जाने वाली नज़रों से इमरान को देखा, जिसके दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे। दांत तो ऐसे निकाल रहा है जैसे बहुत खूबसूरत है। अम्मी ने अनाती तो आज उसके सारे दांत मेरे हाथों से ही टूटने थे। उसने चाय का पानी रखते हुए कहा, मैं तो ऐसी चाय पिलवाती हूँ सारी उम्र याद रखोगे। तहज़ीब ने चीनी की जगह ढेर सारा नमक पानी में डाल चाय का कप ट्रे में रखकर उसके चेहरे को संजीदा किया। उसने चेहरे को संजीदा किया और बाहर निकल आई। चाय का कप इमरान को पकड़ाकर वो कश्यप के पास बैठ गई। इमरान ने कप उठाते हुए मुस्कुराकर उसके फूले हुए चेहरे को देखा, लेकिन चाय का पहला घूंट भरते ही उसका मुंह का साविया एकदम बिगड़ा था। अब उसकी हालत ऐसी थी कि वो उगल सकता था और ना ही निगल सकता था। उसने घबराकर तहज़ीब को देखा, जो बड़ी दिलचस्पी से उसकी हालत देख रही थी। इमरान एकदम उठकर बाहर की तरफ आ गया था। जुबैदा बेगम ने घबरा कर उसे पुकारा, इमरान। कश्यप भी हैरानी से उठी, जबकि तहज़ीब इत्मीनान से टीवी देखने में मसरूफ़ थी। तभी इमरान दोबारा अंदर आया था। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? जुबैदा ने परेशानी से उसके सुर्ख चेहरे को देखा। अच्छा ताईजान चलता हूँ बेटा, चाय? नहीं ताईजान, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, फिर आऊँगा। वो जल्दी जल्दी कहकर निकल गया। मुबादा उसे चाय ना पीनी पड़ जाए। कमाल है, अभी तो चाय का कह रहा था और अब पी भी नहीं। वह सोफे पर बैठ गई और सामने रखकर कप उठा लिया। तहज़ीब ने घबरा कर उन्हें देखा। अम्मी ये मुझे दे दें। और उसने जल्दी से कप उनके हाथ से ले लिया। ये क्या बदतमीजी है तहज़ीब? उन्होंने नागवारी से उसे देखा। अम्मी ये चाय ठीक नहीं, क्यों, क्या है उससे? उन्होंने ना समझने वाले अंदाज में उसे देखा। वो इसमें नमक है। उसके कहने पर उन्होंने बेसाख्ता इमरान की हालत याद आई। कश्यप की हंसी निकल गई, जबकि उन्होंने अपना माथा पीट लिया। उसके पहले वो साट लेती, उसे कमरे से निकलने में ही आफियत समझी। मेरी तो समझ में नहीं आता इस लड़की का क्या करूं। एक कश्यप है, मजाल है वो कभी उसने मुझे तंग किया हो। सारा घर संभाल रखा है, इतनी सुलझी हुई है कि अपने क्या गैर भी तारीफ़ करते हैं, लेकिन तहज़ीब उसे सिवाय शोर मचाने और काम बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। क्यों, अब क्या कर दिया उसने? आज माँ नहीं आया था, जब वो आया उसकी आपकी लाडली ज़रूर उससे बदतमीज़ी करनी होती है, ज़रूर उससे बदतमीज़ी करनी होती है। आज भी इतने दिन बाद आया, पहली जूती लेकर खड़ी हो गई, फिर चाय में ढेर सारा नमक मिलाकर उसे पिला दिया। वो बच्चा बेचारा चुप करके चला गया। इतना डांटती हूँ लेकिन मजाल है उस पर असर हो, आपने उसे सर चढ़ा रखा है। जुबैदा बेगम की बात पर हंसी नहीं रोक सके। उनकी हंसी ने जलती पर तेल का काम किया था। हाँ हाँ हंस ले, आपको और आपकी बेटी को और काम ही क्या है? भाई बेगम बच्चे हैं, अगर एक दूसरे से मजाक कर लेते हैं तो हर्ज ही क्या है? हर्ज है असगर, कल को तहज़ीब को इसी घर जाना है। अब तो मानी उसकी हर बात हंसकर बर्दाश्त कर जाता है, कल को रिश्ता बदलेगा तो यही बातें मुसीबत बन जाएंगी। कोई भी शोहर ये बर्दाश्त नहीं करता उसकी बीवी उससे बदतमीज़ी करे। इतनी बेतकल्फ़ी भी अच्छी नहीं होती। सादिया के मिजाज को तो आप जानते हैं, वो तो पहले तहज़ीब को पसंद नहीं करती, सिर्फ मानी की वजह से बर्दाश्त कर रही है। उन्होंने इमरान की माँ का हवाला दिया। जुबैदा बेगम की बात पर असगर साहब चुप से हो गए। जुबैदा बेगम ने गौर से उसके संजीदा शक्ल देखी। देखो जुबैदा, मैं तहज़ीब को बहुत अच्छी तरह जा समझता हूँ, उसमें अपने अभी बचपना है लेकिन समझदार है, वक्त के साथ साथ खुद ही संभल जाएगी। आप भी कमाल करते हैं। असगर 24 साल की हो चुकी है। आपा का फ़ोन आया था, वो कश्यप की रुखसती करवाना चाहती है। मैं कश्यप के साथ तहज़ीब का भी सोच रही थी, लेकिन अब बहुत मुश्किल लगता है। थोड़ी सी समझ तो ज़रूर है, छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती है। लोग इतना नखरा बर्दाश्त नहीं करते। परेशानी उनके लहजे से जाहिर हो रही थी। जुबैदा तुम ख्वामख्वाह फ़िक्र कर रही हो। सादिया भाभी और अफजल भाई कोई गैर नहीं, उसके सगे चचा चाची हैं। वो शुरू से उनकी आदत से वाकिफ़ है। मानी अच्छा बच्चा है, बचपन उनका साथ है। वो समझता है तहज़ीब को, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक होगा। और जहाँ तक तहज़ीब की बात, उसकी शादी के बारे में अभी रहने दो, अभी सिर्फ कश्यप के बारे में सोचो। आप क्या समझते हैं? मुझे तहज़ीब से प्यार नहीं, बहुत
بہت ہے لیکن میں اس کی حرکتوں سے ڈرتی ہوں۔ بچپنا ماں باپ کی دہلیز تک اچھا لگتا ہے، آگے چاہے کوئی بھی ہو۔ چچا چچی کوئی برداشت نہیں کرتا۔ ان کے افسردہ لہجے پر اصغر صاحب مسکرا دیے۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم کہتی ہو نا تو میں سمجھا دوں گا، بلکہ ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ تہذیب، انہوں نے اونچی آواز میں تہذیب کو پکارا۔ جی ابو۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے سامنے تھی۔ تمہاری امی شکایت کر رہی ہیں، یہ کون سی نئی بات ہے؟ ان کے کہنے پر لاپرواہی سے بولی تو زبیدہ نے غصے سے گھورا۔ بیٹا آپ نے مانی کے چائے میں نمک کیوں ملایا؟ ابو وہ ہے ہی اس قابل کہ اس کے سامنے امی کے سامنے معصوم بن جاتا ہے، میں تو اسے اور مزہ سکھاتی ہوں۔ وہ تو دیکھا آپ نے کیسے زبان چل رہی ہے؟ زبیدہ بیگم کا پارا بھی چڑھ گیا تھا۔ اب بڑی بات بیٹا، ایسے نہیں کرتے، وہ بڑا ہے تم سے، آئندہ اس کی چائے میں نمک مت ملانا۔ اصغر صاحب نے اپنی مسکراہٹ روک کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ تو پھر کیا ملاؤں ابو؟ اس نے ان کے قریب جا کر قدرے رازداری سے پوچھا۔ اصغر صاحب بھی کوئی ایسا ہی جواب دینا چاہتے تھے لیکن ان کی نظر زبیدہ بیگم کے غسیلے چہرے پر پڑ گئی۔ میں ہی پاگل ہوں جو آپ سے بات کی، آپ دونوں ماں باپ بیٹی کبھی نہیں سدھر سکتے۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی تو تہذیب باپ کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ آنٹی مزہ آ گیا آج، اتنے دن بعد گھر کا کھانا کھایا ہے۔ حسن نے چکن کڑاہی سے اچھی طرح انصاف کرنے کے بعد قمر بیگم کو دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ تم سے کتنی دفعہ کہا جب تک فائزہ کراچی سے واپس نہیں آ سکتی تم یہاں آ جایا کرو، لیکن تم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ کیا کروں آنٹی، اب آپ کے بیٹے کے ساتھ رہ کر میرے احساسات بھی ختم ہیں۔ احسن نے شرارتی انداز میں دائیں طرف بیٹھے داؤد کو دیکھا کر کہا، جو پورے انہماک سے کھانے میں مصروف تھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، بھائی تھوڑے سنجیدہ ضرور ہیں لیکن خشک مزاج نہیں۔ دانیال نے جلدی سے اپنے بھائی کی طرفداری کی تھی۔ تھوڑے؟ احسن نے حیرت سے پوری آنکھیں کھولی۔ یار کم از کم جھوٹ تو وہ بولا کرو جو اگلے بندے کو ہضم ہو جائے۔ تمہارے بھائی صاحب سنجیدہ ہی نہیں بالکل ہی بے انتہا سنجیدہ ہیں، لطیف جذبات تو انہیں چھو کر بھی نہیں گزرتے۔ اب کہ داؤد نے نظر اٹھا کر غصے سے اسے دیکھا لیکن وہ اس کے غصے کو کسی خاطر میں نہیں لایا تھا۔ اب ہر کوئی آپ کی طرح رنگین مزاج تو نہیں ہو سکتا۔ داؤد نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے اس کی عاشق مزاجی پر بھی بھرپور طنز کیا تھا لیکن مقابل بھی چکنا کھڑا تھا۔ تو رنگین مزاج ہونا بری بات تو نہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جذبات دی ہیں، ان کا کچھ تو استعمال ہونا چاہیے۔ داؤد نے ابرو جھکا کر اسے دیکھا۔ ایسا استعمال جیسا آپ کرتے ہیں میں کیا کرتا ہوں؟ وہ انجان بن کر داؤد کو دیکھنے لگا۔ میرا منہ نہ کھلواؤ، داؤد کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی حسن اور دانیال بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا جبکہ حسن اب دانیال کے ساتھ بحث میں مصروف تھا۔ قمر بیگم ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئے۔ آنٹی آپ اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ شاید موصوف کو کوئی فاقے ہی ہو جائے۔ قمر بیگم کے بیٹھتے ہوئی حسن ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ داؤد نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ آنٹی پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے کسی لڑکے کا چکر ہے، یا تو وہ شادی کے لیے مان نہیں رہی یا کسی لڑکی بے وفائی کا غم دل سے لگا بیٹھا ہے۔ حسن کی بکواس پر قمر بیگم نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا اب داؤد کا دل چاہا اپنا 11 نمبر جوتا اتار کر اس کے سر پر 10 لگائے اور ایک گنے۔ داؤد اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو تم مجھے بتاؤ، میرے لیے سب سے اہم بات یہ ہے تمہارا گھر آباد ہو، اور اگر لڑکی تمہاری پسند کی ہو تو وہ اور بھی اچھی ہے۔ ماما ایسی کوئی بات نہیں۔ اب کہ وہ اکتا کر بولا، تم سچ کہہ رہے ہو، وہ ہنس پڑا تھا۔ میں نے ایک لڑکی دیکھی ہے، مجھے پسند ہے۔ کون آنٹی؟ داؤد نے زیادہ حسن نے اشتیاق سے پوچھا۔ میجر حامد میں بی کالونی، ان کی بیٹی ڈاکٹر ہے، بہت سلجھی ہوئی بچی ہے، اسے دیکھا تو مجھے خیال ہے وہ داؤد کے ساتھ جچے گی۔ حسن نے ابرو اچکا کر دانیال کو دیکھا جو پہلے ہی مسکرا رہا تھا جبکہ داؤد کا سارا دھیان ٹی وی کی طرف تھا۔ داؤد پھر میں ان سے بات کروں؟ آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو ضرور کریں، بس ایک بات، لڑکی میں میچورٹی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے رونے دھونے والی، خاص طور پر جن میں بچپنا ہو، وہ لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ ٹھیک ہے میں مسز حامد سے بات کرتی ہوں لیکن پھر بھی پہلے تم اس لڑکی سے مل لو، اس کے بعد فائنل کرتے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ جب وہ گھر داخل ہوا تو کافی تھکا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ بات لے کر سونے کا تھا لیکن لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح سمجھتا ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر قمر بیگم لاؤنج میں داخل ہوئی اور اسے وہاں دیکھ کر حیران بھی تم کب آئے؟ ابھی کہنے کے ساتھ اس نے ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ملی جلی آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی آیا ہوا ہے؟ اس نے اب نظریں قمر بیگم کے چہرے پر ٹکا دی۔ ہاں میں نے تمہیں میجر حامد کی بیٹی کے بارے میں بتایا تھا نا، ان کی فیملی کو انوائٹ کیا ہے۔ داؤد کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ داؤد انہیں میں نے بلایا ہے تم سے ملنے کے لیے۔ وہ جو انکار کا سوچ رہا تھا ان کی بات سن کر چپ رہ گیا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، اس نے اپنے یونیفارم کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو سب باتوں میں مصروف تھے۔ اس کے باپاس بلند سلام کرنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک آدمی جو گہرے سانولے رنگ کا تھا، اس نے اٹھ کر داؤد سے مصافحہ کیا اور میجر حامد کے نام سے اپنا تعارف کروایا۔
उस आदमी के अलावा वहाँ एक औरत जो यकीनन मिसेस हामिद थी और 2 अदद लड़कियाँ भी थीं। वो कुछ देर फॉर्मेलिटी के तौर पर मेजर साहब से बातें करता रहा, फिर एक्सक्यूज़ करके खड़ा हो गया। अब सोने का तो मौका नहीं रहा था, तो वो किचन में आ गया था। उसका इरादा काफ़ी पीने का था। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि कमर बेगम अंदर दाखिल हुई थी। दाऊद ज़रा बात सुनना। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में बाहर आया था, लेकिन सोफे के करीब खड़ी उस लड़की को देखकर वहीं रुक गया। दाऊद, ये नौरीन है और नौरीन ये दाऊद है, मेरा बेटा। तुम दोनों बातें करो और जो पूछना है जानना है एक दूसरे के बारे में पूछ लो। मुस्कुराकर दोनों को देखकर और दोबारा और ड्राइंग रूम में चली गई। तो दाऊद का इरादा किसी भी किस्म के इंटरव्यू लेने का नहीं था, लेकिन अपनी माँ की बात का रद्द करके उनकी बेइज्जती भी नहीं करवा सकता था। आप बैठे, उसे बैठने का कहकर वो खुद भी उसके सामने बैठ गया था। अभी वो सोच ही रहा था कि क्या पूछने, जब वो खुद पर बोल पड़ी। आंटी बता रही थी आपने CSS कर रखा है। दाऊद ने नज़र उठाकर उसे देखा। वो उसे ही देख रही थी। जी। उसके बाद आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की। अब भी उसने जी की सूरत में मुख्तसर जवाब दिया। इंटरव्यू उसे लेना चाहिए था और वो ले रही थी। चंद मिनटों में ही दाऊद को अंदाज़ा हो गया, लड़की काफ़ी कॉन्फिडेंट है। कुछ दिन पहले मैं अखबार में मैंने आपके बारे में पढ़ा था। आपने स्मगलर के बहुत बड़े गिरोह को पकड़ा है। मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कभी आप यूँ आपके सामने बैठी होंगी। मैं आपको बता नहीं सकती कैसा महसूस कर रही हूँ। उसके आवाज़ से एकदम एक्साइटमेंट झलकने लगी थी। दाऊद की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। वो कोई शर्मीला बंदा नहीं था, बस बहुत बोल्ड था, लेकिन लड़कियों से उसकी बातचीत ना होने के बराबर थी। उसे खामोश देखकर वो दोबारा बोली थी, आप मेरे बारे में कुछ नहीं पूछेंगे, आप खुद बता दें। दाऊद ने कहकर किस्सा ही ख़त्म कर दिया। एक पल के लिए तो वो उसके चेहरा देखकर रह गई, फिर मुस्कुरा कर बोली, मेरा नाम नौरीन है, मैं डॉक्टर हूँ, 2 साल से जॉब कर रही हूँ। हम 2 बहनें हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ। आंटी कमर से कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने हमें इनवाइट किया। आपको मालूम ही होगा हम लोग क्यों मिल रहे हैं। दाऊद ने चौंक कर उसे देखा। उससे पहले कि वो जवाब देता वो सब लाउंज में दाखिल हुए तो दाऊद और नौरीन भी खड़े हो गए थे। ओके बेटा, इजाज़त दें, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है जल्द आपसे मुलाकात होगी। मेजर हामिद साहब उससे हाथ मिलाते हुए कह रहे थे। उसने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया। जाने के से पहले नौरीन उसके करीब रुकी थी। आपसे मिलकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा था। दाऊद के मुस्कुराने पर वो आगे बढ़ गई थी। मेहमानों को सी ऑफ करके कमर बेगम जब अंदर आई तो वो खुश लग रही थी। कैसे लगे तुम्हें वो लोग? उसके सामने बैठते हुए उन्होंने उससे पूछा था। अच्छे हैं। और नौरीन कैसी लगी तुम्हें? उन्होंने इश्तियाक से अपने बेटे का चेहरा देखा। अच्छी है, बस अच्छी। उनके कहने पर वो मुस्कुरा दिया। तो और क्या कहूँ, तो मैं उन्हें हाँ कर दूँ? इतनी जल्दी क्या है मम्मा? उनकी हथेली पर सरसों जमाने वाले तरीके पर वो जसपस होकर बोला था। दाऊद, नौरीन बिल्कुल ऐसी है जैसे तुमने कहा था, सोबर, एजुकेटेड, ब्यूटीफुल और बहुत बोल्ड भी। अगले लफ्ज़ का इजाफा उसने खुद कर दिया तो कमर बेगम चुप कर गई। बाकी नौरीन कुछ ज़्यादा ही बोल्ड थी। उनका चेहरा तरते देखकर दाऊद ने सर झटका। अगर आपको ठीक लगता है तो मुझे मंजूर है। वो कहकर उनका रद्दअमल देखने के लिए रुका नहीं था। बहुत ही डरावना ख्वाब था जिसने उन्हें गहरी नींद से उठने पर मजबूर कर दिया था। वो झटके से उठ बैठी थी। कुछ देर तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वो अंधेरे में घूरती रही। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर साइड लैम्प ऑन किया। हल्की रोशनी सारे कमरे में फैल गई। उन्होंने गर्दन घुमाकर असगर साहब की तरफ देखा जो करवट बदले गहरी नींद में थे। उन्होंने गहरा सांस लेकर टांगे बैठ के नीचे लटका ली। उनका रुख कशफ और तहजीब के कमरे की तरफ था। वो अंदर दाखिल हुई तो कमरे में नाइट बल्ब की नीली रोशनी फैली हुई थी। उन्होंने सामने बेड की तरफ देखा। वो दोनों सो रही थी। तहजीब का बाजू कशफ के ऊपर था, कशफ का हाथ तहजीब के बाजू पर। उनके अंदाज पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। जब सब कुछ ठीक था तो फिर वो ख्वाब, उनकी मुस्कुराहट सिकुड़ गई थी। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। उन्होंने बेसाख्ता सर उठाकर दुआ की थी। वो जब कमरे में आई तो असगर साहब बेड पर बैठे थे। कहाँ गई थी? उन्हें अंदर आता देखकर उन्होंने पूछा। वो कोई जवाब दिए बगैर बेड पर आकर बैठी। क्या बात है जुबैदा? उनके अंदाज पर असगर साहब भी ठिठक गए थे। असगर, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा एक जंगल है, घना, बहुत डरावना, उसमें सांप ही सांप हैं। फिर मैंने वहाँ एक लड़की को भागते हुए देखा। सांप उसके पीछे लगे हैं। वो लड़की भागते भागते गिर जाती है। वो सांप उसे घेर लेते हैं और फिर एक बहुत बड़ा काला नाग उसे काट लेता है। असगर साहब ने देखा वो हल्के हल्के काम भी रही थी। फिर मैंने उस लड़की का चेहरा देखा। पता है वो कौन थी? जब उन्होंने सवालिया नज़रों से असगर साहब को देखा तो उनकी आंखें आंसू से भरी थी। एक पल के लिए असगर साहब भी डर गए थे। वो तहजीब थी। कहने के साथ वो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। एक पल के लिए असगर साहब भी कुछ बोलने के काबिल नहीं रहे थे। अब जानते हैं ना, सांप का नजर आना ही बुरा है। फिर उसने तहजीब को काटा भी है। वो मुसलसल रो रही थी जबकि असगर साहब भी परेशान हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया था। ये सिर्फ एक ख्वाब ही था सुबैदा, और अगर तुम्हें लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है तो अल्लाह ताला ने मुसीबतों को टालने के लिए सदक़े का हुक्म दिया है। मैं कल ही सदका देता हूँ, जो बला होगी
خود بخود ٹل جائے گی۔ ان کی تسلی پر وہ چپ تو ہو گئی تھی، لیکن ان کا دل مسلسل پریشان تھا۔ تہذیب نے ناراضی سے انہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایک ہفتے پہلے آپ کو بتایا تھا ہمارے اسکول کا ٹرپ اسلام آباد جا رہا ہے، تب تو آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ صبح مجھے جانا ہے تو آپ کہہ رہی ہیں نہ جاؤ۔ تہذیب میرے ساتھ بحث نہ کرو، کہہ دیا نا، نہ تو نہ جانا۔ ان کے دو ٹک انداز پر وہ کتنی دیر ہونٹ کاٹتی انہیں دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئی تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کشف نے افسوس سے اسے دے جاتے دیکھا، پھر کچھ کہنے کے لیے ماں کا چہرہ دیکھا، لیکن ان کا سخت چہرہ دیکھ کر وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ وہ اوندھے منہ بستر پر لیٹی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی، اور پھر اصغر صاحب کی آواز سنائی دی تھی، تہذیب بیٹا دروازہ کھولو۔ کچھ دیر تو وہ ایسے ہی پڑی رہی، لیکن جب 3-4 بار دستک ہوئی تو اسے اٹھنا پڑا۔ دروازہ کھول کر وہ دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اصغر صاحب اندر داخل ہوئے اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میری بیٹی ناراض کیوں ہے؟ تہذیب نے نظریں اٹھا کر باپ کا چہرہ دیکھا، اسے ایک بار پھر رونے آنے لگا۔ ابو، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرے اسکول کا ٹرپ جا رہا ہے، امی کو بھی بتایا تھا، لیکن اب وہ منع کر رہی ہیں۔ ابو، میں بچی تو نہیں گم جاؤں گی، اور پھر میری ساری کولیگز بھی جا رہی ہیں۔ اصغر صاحب نے ایک پل کے لیے سوچا کہ اسے زبیدہ کے خواب کے بارے میں بتا دے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ پریشان ہوگی جائے گی تو وہ صرف ایک خواب ہی تھا نا۔ تب ہی کشف چائے کھانے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ تہذیب نے ناراضی سے دیکھا، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ اس نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کشف نے لاچاری سے باپ کو اس کا چہرہ دیکھا تو وہ مسکرا دیے، چلو بیٹا کھانا کھا لو، کھانے سے کیا ناراضی ہے؟ لیکن وہ بدستور منہ پھیلائے بیٹھی رہی تھی۔ تم نے ٹرپ پر جانا ہے نا؟ تہذیب نے فوراً نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، تم چلی جانا، تمہاری ماں کو میں سمجھا دوں گا۔ سچی وہ خوشی کے مارے کھڑی ہو گئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ ابو، یو آر گریٹ۔ تو انہوں نے مسکرا کر اس کا سر تھپتھپایا۔ تمہاری امی ٹھیک کہتی ہیں، بالکل بچوں والی حرکتیں ہیں، تمہاری بچوں کی طرح ناراض ہو جاتی ہو اور پھر فوراً مان بھی جاتی ہو۔ چلو اب لاڑ بعد میں اٹھا لینا، پہلے کھانا کھا لو، تمہاری وجہ سے میں بھی بھوکی ہوں۔ کشف کی آواز پر وہ مسکراتے ہوئے بیڈ کی طرف آ گئی اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ سچ بہت زبردست قسم کی بھوک لگی تھی، وہ کہنے کے ساتھ کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ کشف نے مسکرا کر باپ کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ ڈی آئی جی کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ کانفرنس روم سے باہر آئے تو کافی سیریس ہے، حتیٰ کہ ہر وقت مذاق کے موڈ میں رہنے والے حسن بھی خاموش تھا۔ کشف نے ایک نظر اپنے سینئرز پر ڈالی اور خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ لوگ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے کیفیٹیریا میں آ گئے تھے۔ جس موضوع کو وہ ڈی آئی جی کے روم میں ڈسکس کر کے آئے تھے، اب وہ دوبارہ ان کے درمیان زیر بحث تھا۔ ایک مافیا گروہ جس کا کام ایلیٹ کلاس کے بچوں کا یا عورتوں کو اغوا کرنا، پھر تاوان کے طور پر ان سے بھاری رقم وصول کرنا، یہ گروہ پچھلے 2 سالوں سے کافی سرگرم عمل ہے۔ کافی جدوجہد کے باوجود پولیس ابھی تک ان کا کوئی آدمی گرفتار نہیں کر سکی تھی۔ اب یہ کیس اسلام آباد پولیس کے پاس آ گیا تھا اور آج یہ میٹنگ اسی سلسلے میں تھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے داؤد اور اس کی ٹیم سے جس طرح بے حد پیچیدہ کیس اپنی جان پر کھیل کر حل کیے تھے، تو لازمی طور پر ان سے توقعات بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اب بھی ڈی آئی جی خان نے خاص طور پر وہ کیس ان کے حوالے کیا تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ لوگ اسی گروہ کو ڈسکس کرتے رہے۔ اٹھنے سے پہلے داؤد نے حسن کو ان لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے ان سے انفارم کرنے کو کہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب حسن تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ کل نورین کے ساتھ ملاقات کیسی رہی؟ وہ جو تیزی سے چل رہا تھا حسن کے سوال پر بے ساختہ رکا تھا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے غیبی عالم نہیں آتا اور نہ میں سلیمانی ٹوپی پہن کر تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، مجھے آنٹی نے بتایا ہے۔ داؤد سر جھٹ کر آگے بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھی اور خود چیئر پر بیٹھ گیا۔ پھر کیسی لگی نورین؟ حسن نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کافی اشتیاق سے پوچھا تھا۔ جب ماما نے ملاقات کے بارے میں بتایا تو یہ بھی بتایا ہوگا کہ مجھے نورین کیسے لگی؟ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب تم کسی لڑکی کی تعریف کرو گے تو کیسے لگو گے؟ حسن کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ اس کی مسکراہٹ کو حسن نے اپنے انداز میں لیا تھا۔ بھائی، پھر تو ڈاکٹر نورین سے ملنا چاہیے۔ بکو مت، ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ اچھی لڑکی ہے۔ اچھا، حسن نے مایوسی سے سر ہلایا، تو یہ صرف پسندیدگی ہے، محبت نہیں؟ داؤد نے کوئی جواب نہیں دیا تھا بلکہ سامنے پڑی فائل کھول کر اپنے آگے کر لی تھی۔ حسن جانتا تھا اب وہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچ سے ہم نکلے۔ وہ گنگناتا ہوا اس کے آفس سے باہر نکل گیا۔ کیسی لگ رہی ہو؟ تہذیب کے پوچھنے پر کشف نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بلیک سوٹ پر وائٹ ایمبرائڈری کی ہوئی تھی۔ تم اسکول ٹرپ کے لیے جا رہی ہو یا فیشن شو پر؟ کشف نے اسے ٹوکا۔ کیا کشف، اب تم بھی امی کی طرح شروع مت ہو جانا، یہ مت کرو وہ مت کرو، تمہیں کیا پتا وہاں سب ٹیچرز کتنے تیاری کے ساتھ آتی ہیں، بس میں ہی سمپل ہوتی ہوں، کتنا آکورڈ لگتا ہے مجھے۔ تہذیب نے منہ بسور کر کہا، اچھا بابا نہیں کچھ کہتی، لیکن تمہاری اتنی تیاری پر امی ضرور بولے گی۔ تہذیب، تمہارے اسکول کی بس آ گئی ہے۔ اس نے تیزی سے برش بالوں میں پھیرا اور ہیئر بینڈ سے بالوں کو باندھ کر ہینڈ بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگی۔ باہر دروازے سے زبیدہ بیگم کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر رک گئی۔ انہوں نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا تھا۔ تم کیا شادی میں جا رہی ہو؟ انہوں نے اس کی
उसकी दोनों कलाइयों में ढेर सारी चूड़ियाँ देकर उनको कहा तो उसका मुंह बन गया, लेकिन बोली कुछ नहीं। ज़ुबैदा बेगम ने गौर से तहज़ीब का चेहरा देखा। कितने बजे तक आओगी? रात हो जाएगी, ज़ारा भी मुझे छोड़ देगी। उसने अपने दोस्त का नाम लिया। कशिफ, उसे 4 चादर दे दो। तहज़ीब ने पलटकर माँ का नाराज़ चेहरा देखा तो उनकी तरफ बढ़ी। अम्मी, आप मुझसे नाराज़ हैं? ज़ुबैदा ने गौर से उनका चेहरा देखा तो वो नाराज़ नहीं थी, सिर्फ अपने उस ख्वाब की वजह से परेशान थी। अब जबकि वो लंबे सफ़र पर जा रही है तो वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। उन्होंने दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम लिया। नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। उनके कहने पर की देर थी कि उसके चेहरे की रौनक एकदम बहाल हो गई। बाहर हांड के वास पर वो एकदम खड़ी हुई थी। ज़ुबैदा ने आयतुल कुर्सी पढ़कर उस पर फूंकी थी। कशिफ तो चादर लेकर उसके पीछे भागी थी, लेकिन वो बस में सवार हो गई थी। कशिफ ने मुस्कुरा कर जाती बस को देखा था। टीचर इस्लामाबाद तो मैंने देखा हुआ है। वो बाहर के नज़ारों में मगन थी जब उसकी फेवरेट स्टूडेंट सोनिया ने कहा था, टीचर क्या हम दूसरी कंट्री में घूमने नहीं जा सकते थे? तहज़ीब ने गहरा सांस लेकर सर हिलाया। सोनिया किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। वो उसके एक चचा सियासत में थे। जब पिछली सीट पर बैठी उसकी कोलीग सारा ने उसे आवाज़ दी थी चॉकलेट, वो चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ा रही थी। थैंक्स यार। ये बताओ इस्लामाबाद कितनी देर तक आएगा? तहज़ीब की ताई हुई आवाज़ पर ज़ारा हंस पड़ी थी। बस आने वाला है, मेरा ख्याल है 1-1.5 घंटा और लगेगा। अचानक एक धचके से बस रुक गई। सब लोग खिड़कियों से बाहर देख रहे थे। वो भी पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी। ड्राइवर बाहर किसी से बहस में मसरूफ़ था। अभी वो सूरत हाल समझने की कोशिश करती जब 3 आदमी बस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। आप अंदर कैसे आगे बैठी? एक टीचर ने उन तीनों से कहा था। देखें मिस, हमें ज़रा आगे तक जाना है, हम उधर जाएंगे। ये स्कूल बस है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं। आप लोग उधर जाएं। वो टीचर गुस्से से बोली थी। आप आराम से बैठ जाए, हमने कहा ना हम आगे उधर जाएंगे। ओए ड्राइवर, चलो तुम। वो गुस्से से ड्राइवर की तरफ मुड़ा। वो टीचर अब भी खड़ी नहीं, उन्हें घूर रही थी। वो शराफत की ज़ुबान तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। चुपचाप बैठ जाओ वरना उठाकर चलती बस से नीचे फेंक दूंगा। उसका अंदाज ये ऐसा था कि उसे टीचर के साथ बाकी लोग भी खौफजदा होकर उन्हें देखने लगे। बस चल पड़ी थी और अब उस बस में मौजूद सब लोग उन तीनों का मकसद जाने से कासिर थे। वो तीनों अब बस में बैठे लोगों का जायजा ले रहे थे। तभी उनमें से एक ने जेब से तस्वीर निकाली और पिछली सीटों की तरफ देखकर अपने दूसरे साथी के कान में कुछ कहा था। उनमें से जो तीसरे आदमी था जिसकी उम्र में लगभग 27-28 साल थी, उसने मोबाइल पर किसी से बात की थी। वो लोग 15 मिनट से खड़े थे और उनका तीसरा साथी जिसने मोबाइल पर बात की थी पिछले 15 मिनट से तहज़ीब को घूरने में मसरूफ़ था। ठीक ठाक शक्ल और सूरत का लड़का था, लेकिन उसकी आंखें बहुत अजीब। तहज़ीब ने घबराकर कंधों पर लिया हुआ दुपट्टा सर लेकर अपने चेहरे की में काफ़ी हद तक उसमें छुपा रहे थे। तभी उस लड़के के इशारे पर करने पर दूसरे आदमी जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी, ड्राइवर के सर पर गन रख दी। पूरी बस में बच्चों की चीखें गूंजने लगी। खामोश, किसी की आवाज़ ना आए और ना हम वरना हम उसका सर खोल देंगे। उनका दूसरा साथी बोला, जिसका रंग बेहद काला था, चेहरे पर जहाँ बचा जख्मों के निशान थे। बाकी दोनों ने भी अपनी अपनी गन निकाल ली थी। ड्राइवर, बस यहीं नीचे उतार लो। चाह रंग वाले आदमी ने सुनसान रास्ते की तरफ जाती सड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहा। बस के रुकते ही वो लड़का काले रंग वाला आदमी उतर गया। अब की बस के पीछे वो जो दूसरी स्कूल बस आ रही थी वो भी उनके करीब आके रुक गई। उसमें भी उनके 2 आदमी थे। उनका वहाँ रुक के काफ़ी देर गुजर गई थी। कल शाम के साए भी आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे थे। बच्चों का रोना भी अब बंद हो गया था, लेकिन वो मुसलसल सहमी हुई नज़रों से बाहर देख रहे थे। तहज़ीब के साथ बैठी सोनिया उसके साथ चुपकी हुई थी, जबकि वो मुसलसल बहते अपने आंसू को साफ करने में मसरूफ़ थी। उसके हाथ पाँव सुन्न हो गए थे। डर के मारे धड़कन इतनी तेज़ चल रही थी कि जैसे अपनी हार्ट फेल हो जाएगा। उनमें एक आदमी दोबारा अंदर आया और आते ही तलाश के बाद जिसके पास मोबाइल था उसने ले लिया था। सब लोग अभी तक उनका मकसद समझने से कासिर थे। तभी वो लड़का जो तहज़ीब को घूर रहा था अंदर दाखिल हुआ। सुल्तान, वो लोग हमारे बात नहीं मान रहे, बच्चे को ले आओ। उसकी बात पर सबने घबरा कर उन्हें देखा। उस लड़के ने उस लंबी मूंछों वाले को सुल्तान के नाम से बुलाया था। सुल्तान पिछली सीटों की तरफ बढ़ने लगा। अपनी सीट की तरफ बढ़ता देखकर तहज़ीब की सांस सीने में अटक कर रह गई। अचानक सुल्तान नामी शख्स ने आगे बढ़कर सोनिया का बाजू तो पहुँच लिया। सोनिया की चीखें सारी बस में गूंजने लगी। उसको देखकर बाकी बच्चे भी रोने लगे थे। मैं नहीं जाऊँगी टीचर, मैं नहीं जाऊँगी। सोनिया ने चिल्लाते हुए उसका हाथ मजबूती से थाम लिया था। सोनिया को रोता देखकर उसके अपने आंसू रवानी आ गई थी। वो शख्स उसका मुसलसल खींच रहा था और तहज़ीब के डर के मारे सारे हवास तलब होकर रह गए थे। सुल्तान इस लड़की को भी साथ लिया। वो जो पहले ही घबराई हुई थी, उस अचानक अफ्तार पर उसके रहे सहे और शान भी खता हो गए थे। लेकिन बाबर, इस लड़की को क्या करना है? सुल्तान ने हैरानी से उसे देखा। मैंने कहा ना उस लड़की को भी ले आओ। अब के उसने हुक्मी अंदाज में कहा था। मैं नहीं चाहूँगी। डर के मारे उसकी आवाज़ कांप रही थी। सुल्तान ने बाहर की तरफ देखा था, तभी वो खुद आगे बढ़ रहा था। तुम बच्ची को ले जाओ। उसके कहने की देर थी, उससे पहले वो सिर्फ सोनिया का बाजू खींच रहा था। हुक्म मिलते ही उसे सोनिया को झटका देकर खड़ा किया और गोद में उठा लिया। सोनिया चीखने के साथ बुरी तरह उसकी गिरफ्त में मचल रही थी। बस में बैठे उस किसी आदमी ने इतनी जरूरत नहीं की कि उस आदमी को रोक सके, क्योंकि उनके पास गन नहीं थी। जान कैसी प्यारी नहीं होती। सुल्तान के बस से बाहर निकलते ही बाबर की उसकी सीट से के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। तहज़ीब ने सहमी हुई नज़रों से उसे देखा था और बिल्कुल खिड़की के साथ लग गई। बाबर ने झुककर उसका हाथ पकड़ा। उसके मुँह से चीख निकली थी, हाथ छोड़ो मेरा। वो अब दूसरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। वो उसे खींच कर उठाने का कामयाब हो गया था। सर प्लीज़ मुझे बचाएं। वो उसे खींचने का लेकर जा रहा था जब उसने खावर साहब जो उनके स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर थे उनकी सीट को मजबूत से थाम कर इल्तिजा की थी। खावर को भी न जाने क्या हुआ, वो उठ खड़ा हो गया। लड़की का हाथ छोड़ो, बाबर ने एक नज़र से देखा। अगले ही पल उसने हाथ में थामी गन बड़े जोरदार तरीके से उसके मुंह पर दे मारी। तहजीब के मुंह से बड़े साख्ता चीख निकली थी, जबकि खावर कराहता हुआ मुंह के बल गिरा था। बाबर उसको संभलने के को मौका दिए बगैर खींचता हुआ बस से बाहर ले गया था। निकलने से पहले उसे सब लोगों को वार्न किया था, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो तुम लोग चाहते हो अपने घरों को सही सलामत जाओ, तो कोई आवाज़ कोई चिल्लाकी हमें नहीं, हमारे उतरते ही तुम लोग चाह सकते हो। उनके उतरते ही बस चल पड़ी थी और वो उसके पीछे दूसरी बस भी, जबकि वो हैरान परेशान बसों को जाता देख रही थी। बाबर, उस बच्ची को तो हमने तावान के तौर पर रखा है, लेकिन ये लड़की। सुल्तान ने तहजीब को देखकर बाबर को देखा, जो अब उसका हाथ छोड़कर अपनी गन का बुलेट चेक करने में मसरूफ़ था। ये लड़की मुझे अच्छी लगी है। बच्ची को हम काम के बाद छोड़ देंगे, लेकिन ये लड़की अब मेरे पास रहेगी। तहजीब रोना धोना भूल कर उसकी शक्ल देखने लगी, जो बड़े गौर से उसे देख रहा था। उसका दिमाग एकदम माफ हो गया। सोनिया उस आदमी से हाथ छुड़ाकर उससे लिपट गई थी, लेकिन उसमें हाथ हिलाने की ताकत नहीं रह गई थी। उसे जानने की नहीं, सिर्फ अपनी इज्जत की फिक्र थी। यूँ किसी डाकू का उसे अपने पास रखना, और वो उसकी खुद पर जमी नसरें उसे अपनी बेचैनी से इर्द गिर्द का जायजा लिया था। वो काफ़ी सुनसान जगह थी, दरख्तों की झुंड थे। यार बाबर, ये लड़की कहीं कोई मुसीबत खड़ी ना करते। पहले ही तो नवाज बता रहा था पुलिस को इत्तला मिल चुकी है। बस सुल्तान, मजीद कोई बात नहीं है, लड़की हमारे साथ जाएगी। नवाज से कहो गाड़ी यहीं ले आए, तब तक मैं इसके से 2-4 बातें ही कर लूँ। वो मुस्कुराता हुआ तहजीब की तरफ बढ़ा और इसी तरह बेसाख्ता अंदाज में वो पीछे हटी थी। उसे मुसलसल पीछे हटता देखकर वो रुक गया और तहजीब के कदम भी रुक गए। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई हिरनी शिकार होने से पहले रहम तलब नजरों से अपनी शिकारी को देखती है। ऐसी देखोगी तो मैं कैसे खुद को रोक पाऊंगा। वो एक लम्हे ज़ाया किए बगैर उसके पास आया, उसे दोनों बातों से थाम लिया। तहजीब की रूह फना हो गई, मगर उससे पहले कि वो मजीद कोई हरकत करता, पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। बाबर ने एकदम उसे छोड़कर पीछे देखा था। तहजीब के जहन ने बिजली की तेज़ी से काम किया तो उसने करीब खड़ी सोनिया का हाथ पकड़ा और सिमत का तोइन किए बगैर वो दौड़ लगा दी। उनको भागते देखकर बाबर एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर वो उसके पीछे भागा था और बाबर के पीछे सुल्तान। वो पागलों की तरह भागती जा रही थी। वो नहीं जानती थी रास्ता कौन सा है, उसे सिर्फ ये पता था उसे अपनी इज्जत बचानी है। सोनिया का पाँव फिसला था और वो कहीं गिर गई थी। तहजीब ने घबरा कर उसे देखा, वो उठने के लिए मुड़ने वाली थी, तभी उसे भागते कदमों की आवाज़ नज़दीक से आई तो वो सोनिया पर एक बेबस नज़र डालकर फिर भागने लगी थी। वो कितना भागी थी उसे अंदाज़ा नहीं हुआ था, लेकिन जब सांस फूलने लगी और भागने की हिम्मत नहीं रही तो उसने दरख्त के तने से टेक लगाई। कुछ देर बाद उसने दरख्त की ओर से देखा। कुछ फासले पर दोनों नजर आए जो मतलाशी नज़र से उसे ढूंढ रहे थे, जबकि सोनिया उनकी गिरफ्त में थी। सायरन की आवाज़ पर अब काफ़ी करीब से आ रही थी। बाबर, यार चलो। सुल्तान ने उसका बाजू पकड़कर खींचा था। नहीं, मुझे ये लड़की चाहिए। नहीं बाबर, उस वक्त हमारे पास मजीद कोई चांस नहीं, न ये ना हो हम जान से भी जाएं। अभी चलो, जिंदा रहे तो उसे ढूंढ लेंगे। बाबर ने नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा तो वह एकदम दरख्त की ओट में आ गई। कदमों की आवाज़ के बाद गाड़ी स्टार्ट होने और फिर जाने की आवाज़ आई थी। कितनी देर तो वो दम साधे खड़ी रही और फिर उसने सामने की तरफ भागना शुरू कर दिया जहाँ से सायरन की आवाज़ आ रही थी। ऊंची हील की वजह से वो कितनी मरतबा गिरी थी, चोटें भी आई थी, लेकिन वो उनकी परवाह के बगैर भाग रही थी। तभी दूर से उसे पुलिस की 3 गाड़ियाँ नजर आई। उन आंखों में आंसू कुछ देर के लिए सामने के मंजर को धुंधला दिया। उसने दोनों हाथों से आंखों को साफ किया और ऊपर जाते सड़क पर भागने लगी। इत्तला मिलते ही उन्होंने जंगल के हिस्से को घेर लिया था। हसन का काशिफ वहां पहुंच चुके थे, जबकि उन्हें दाऊद का इंतजार था। सर, वो लड़की। अचानक काशिफ की नज़र उस पर पड़ी। उसके कहने पर फराज ने पीछे देखा था। एक लड़की भागती उनकी तरफ बढ़ रही थी। उससे पहले वो उन तक पहुंची, वो उसकी तरफ बढ़ा था। कौन है आप और यहाँ क्या करिए? हसन ने बगौर उसका जायजा लिया। मैं यहाँ, वो बस। सोनिया मुसलसल रोने से उसकी हिचकियाँ बन गई थी। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पा रही थी, लेकिन सोनिया और बस के जिक्र से वो कुछ मामला समझ गया था। आप सोनिया को कैसे जानती है? मैं उसकी टीचर हूँ। वो बुरी तरह रोने लगी थी। काशिफ, पानी लाओ। देखें, आप चुप रह कर जाएँ, लेकिन ये पानी पी ले। उन्होंने हसन ने काशिफ के हाथ से पानी की बोतल लेकर उसकी तरफ बढ़ाई। उससे बहुत मुश्किल से 3-4 घूंट पिए थे। आप रिलैक्स हो जाएं और मुझे आराम से बताएं वो लोग किस तरफ गए हैं। हसन के पूछने पर उसने हाथ के नीचे जाने वाली सड़क की तरफ इशारा किया। हसन ने एक नज़र उसकी तरफ देखा कर काशिफ को इशारा किया, जिसने सर हिलाकर हाथ में पकड़े सेलफोन पर कोई नंबर प्रेस किया। हसन काशिफ के पास आ गया था। दाऊद को फ़ोन किया। जी सर, वो निकल चुके हैं। हो? हसन ने सर हिलाकर दोबारा तहजीब की तरफ देखा, जो गाड़ी से टेक लगाए खड़ी थी। उसके खड़े होने का अंदाज ऐसा था जिसे बहुत मुश्किल से खड़ी हो। करीब जाकर हसन ने महसूस किया वो कांप भी रही थी। आप गाड़ी में बैठ जाएं। वो शायद अपनी ही ध्यान में थी। उसकी आवाज़ पर घबराकर सर उठाया। वो उसकी तरफ जैसे ऐसे देख रहा जैसे समझ ना पा रहा हो। हसन को उसकी परेशानी का अंदाज़ा हो रहा था। बाहर सर्दी है, आप बाहर अंदर बैठ जाएं। तो वो खामोशी से कार का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। उसने नजरें उठाकर शीशे के पार देखा, जहाँ वो 2 अफराद खड़े थे और उनसे कुछ फासले पर
पुलिस वैन जिसमें वर्दी में मलबूस ऑफिसर थे, उन लोगों की वहाँ मौजूदगी से उसे एक यकगोना एहसास हुआ। पता नहीं क्या टाइम हुआ है। उसने थोड़ा सा आगे झुककर डैशबोर्ड की तरफ देखा। शाम के 7 बज रहे थे। उसकी आंखों में एक बार फिर पानी जमा होने लगा। अम्मी अब्बू कश्यप पता नहीं क्या करे होंगे। जब मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो पता नहीं उनकी क्या हालत होगी। उसने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। ये कौन है? वो अभी वहाँ पहुंचा था। गाड़ी में बैठी तहजीब को देखकर उसने हसन से पूछा था, सोने के टीचर है? जब हम यहाँ पहुंचे तो ये हमें नजर यहाँ मिली। कुछ बताया उसने? दाऊद ने एक नज़र उसे देखा था। नहीं, काफ़ी डरी हुई लग रही है। सिर्फ इतना ही बताया, वो लोग जंगल की तरफ गए हैं, बच्ची उनके पास है। हूँ, आधा घंटा तो हो गया है। हसन के कहने पर उसने नीचे जाने वाली सड़क की तरफ देखा। उसका मतलब है ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। दाऊद अब कुछ फासले पर खड़ी पुलिस वैन की तरफ गया था। उसकी हिदायत पर वो लोग जंगल की तरफ रवाना हो गए थे। तो वो दोबारा हसन और काशिफ की तरफ आ गए। मैंने इन लोगों को जंगल की तरफ भेज दिया। इत्तला मिलने पर वो इन्फॉर्म करेंगे। हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। काशिफ टॉर्च वगैरह रख लो, दाऊद ने फैलते हुए अंधेरे को देखकर कहा था। सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने उसे क्यों उतारा? वो तहजीब को पुरसोच अंदाज में देखता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा। दाऊद ने उंगली से शीशा बजाया। तहजीब अपने ध्यान से चौंकी थी। उसने शीशे की तरफ देखा जहाँ एक शख्स अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। वो डर कर पीछे हटी थी। उसने मदद के लिए उन दोनों लोगों को ढूंढा था। वो उसे कहीं नजर नहीं आए। बाहर है, दाऊद ने कहने के साथ दरवाज़ा भी खोल दिया था। तो वो डर के मारे सारे दरवाजे से जा लगी। हसन ने दाऊद को गुस्से से गाड़ी के दरवाजे से पास देखा तो भागता हुआ उसके करीब आया था। हसन के करीब आने पर वह झंझलाकर उसकी तरफ मुड़ा। ये बहरी है या गूंगी? हसन ने दाऊद के पर से नजरें हटाकर कार में झांका। देखे मिस, बाहर है, हमें पुलिस वाले हैं, डरने वाली कोई बात नहीं। हसन का अंदाज इतना नरम था कि वो खामोशी से बाहर निकल आई। उसने दाऊद की तरफ देखने से गुरेज किया था। आप मुंह खोल कर ये बताना पसंद करेंगे वो कितने लोग थे? दाऊद ने एक लफ्ज़ चबाकर कहा था। 3। वो थूक निकल कर बोल भी। फिर वो दूसरे ही पल वो फिर बोली, नहीं 5 थे। उसे दूसरी बस से निकलने वाले वो लोग और याद आए। दाऊद ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। मोहतरमा, याददाश्त पर जोर दे, 3 ही थे या 5? 5। वो अब सर झुकाकर बोली। आपको क्यों उतारा उन्होंने? दाऊद के सवाल पर उसकी आंखें फिर आंसू से बढ़ने लगी। अब उन्हें क्या बताना? दादी क्यों उतारा? क्यों पूछा है आपने? आपसे क्या पूछा? कुछ पूछा है आपसे? उसे खामोश देखकर दाऊद ने कहा था, पता नहीं। वो उसी तरह झुके सर के साथ बोली। हसन ने उसके उतरे चेहरे को देखकर दाऊद को देखा। दाऊद कूल डाउन यार, वो पहले से डरी हुई है। और अब चलो, काफ़ी देर हो गई। हसन की बात पर उसने गहरा सांस लिया था। चलो, दाऊद के कहने पर उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई टार्च रोशन कर ली थी। दाऊद, उनका क्या करना है? हसन के सवाल पर उसने सवाल नज़र से हसन को देखा जो सर झुकाए करीब तहजीब को देख रहा था। व्हाट डू यू मीन? मैं उनका क्या करना है? कई शिकने दाऊद के पेशाने पर नमदार हुई थी। इतनी रात को इस इंसान सड़क पर हम नहीं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तो तुम्हारा क्या मतलब है? ये हमारे साथ जाएगी? उस अब दाऊद ने हैरत से हसन को देखा जिसके चेहरे पर हाँ वाले तासर आते। ओह कम ऑन हसन, हम वहाँ मुजरिमों को पकड़ने जा रहे हैं, पिकनिक स्पॉट पर नहीं जा रहे। वहाँ हमारी अपनी जान को खतरा होगा। उसका कहना कहाँ संभालते फिरेंगे? सर ठीक कह रहे हैं हसन सर। कब से खामोश खड़े काशिफ ने भी उकता कर कहा था। हसन को दाऊद से इत्तेफाक तो था, लेकिन उससे लड़की को भी ख्याल था और तहजीब सर झुकाए उनके फैसले की मुंतज़िर थी। और खामोशी में एक बार फिर दाऊद की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं जहानदार को फ़ोन कर देता हूँ, वो उसे यहाँ से। आखिरकार दाऊद को ख्याल आ ही गया था। दाऊद मोबाइल पर नंबर डायल करता हुआ आगे निकल गया और उसके पीछे काशिफ भी थी। काशिफ भी हसन तहजीब की तरफ मुड़ा। आप गाड़ी में बैठ जाएं और डोर लॉक कर लें। अभी कुछ देर में हमारा इंस्पेक्टर आएंगे, आपको साथ उनके साथ चली जाना। तहजीब ने नज़र उठाकर हसन की तरफ देखा। इतने अंधेरे में भी उसकी आंखों में चमकते आंसू से साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो मजबूर था। उसने सर झटक कर खुद को सोच से आज़ाद किया। वो चला गया था और तहजीब में वहीं खड़ी उन तीनों को लम्हा ब लम्हा दूर होते देख रही थी। उन तीनों की नज़रों से ओझल होने पर उसने घबराए नज़रों से इर्द गिर्द का सांसा लिया। दूर तक कोई ज़ीन नफस नज़र नहीं आता। इर्द गिर्द दरख्तों के झुंड फैले हुए थे जिनकी लंबी लंबी शाखें अजीब डरावना सा तासर दे रही थी। उसे झड़झड़ी लेकर अपना दुपट्टा अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटा। सर्दी आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग दिखाती। उसके पाँव सुन्न हो रहे थे। अम्मी ने कुछ मुझे चादर दी थी। घर वालों के ख्याल आते ही उसकी आंखों में फिर नम होने लगी थी। पीछे दरख्तों में सराहट हुई थी। उसने चौकन्ना होकर पीछे देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो जल्दी से कार का दरवाज़ा बंद करके बैठ गई थी और डोर लॉक कर लिया था। उसे वहाँ बैठे 5 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। उसे जितनी सूरतें आयत याद आती थी वो पढ़ रही थी, लेकिन बावजूद कोशिश के वो अपने डर से निजात हासिल नहीं कर सकी थी। जो इंस्पेक्टर ने उसे लेने आना था वो अभी नहीं आया था और जाने कब तक आता भी कि नहीं, जबकि वो जानती थी वो बाबर नामी गुंडा यही कहीं है। अगर वो दोबारा आ गए तो वो क्या करेगी? और उसकी बुरी नीयत से वो भी अच्छी तरह आगाह हो गई थी। उसे एक पल को लगा था फैसला करने में। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और भागना शुरू कर दिया। अपने पीछे तेज़ कदमों की आवाज़ सुनकर वो तीनों तेज़ी से मुड़े थे। आने वाले को देखकर जहां उन तीनों के चेहरे पर हैरत थी, वहीं उन तीनों को अपनी तरफ गन तानने देखकर तहजीब के मुंह से चीख निकली थी। उसके चीखने पर उन तीनों ने गन नीचे कर ली थी। आप यहाँ? हसन ने हैरत से उसे देखा। तहजीब ने एकदम उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। देखें प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे साथ ले जाए, वहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। कहते हुए वो रो पड़ी थी। बेहाल होते हाथ जोड़े वो वाकई काबिल रहम लग रही थी। उसकी हालत देखकर वो तीनों खामोश हो गए थे। उनके खामोशी पर
तहज़ीब ने सर उठाकर उन्हें देखा, लेकिन इतने अंधेरे में वो उनके तासरात जाने से अकासिर थी। प्लीज़, वो दोबारा बोली तो दाऊद ने अपना रुख मोड़ लिया। ठीक है, अब चले हमारे साथ। हसन के कहने पर दाऊद ने उसकी तरफ देखा। दाऊद प्लीज़, उस तरफ सुनसान रास्ता है, पर हम अकेली लड़की को कैसे छोड़ सकते हैं? अगर कुछ बुरा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? हसन सर ठीक कह रहे हैं, वहाँ अकेले रहने से बेहतर है ये हमारे साथ चले। पता नहीं हमें कितनी देर लगती है। काशिफ की बात पर दाऊद ने हैरत से उसे देखा। हसन को तो वो जानता था लड़कियों के मामले में उसके जज्बात ऐसे ही थे, लेकिन काशिफ, उसने बेजारी से उस लड़की की तरफ देखा जो सर तक झुकाए रोने के मसरूफ़ थी। उसकी काबिल रहम हालत ने सबके वोट के उसकी तरफ मुंतकिल कर दिए थे। हमें उन लोगों में को ढूंढने में सुबह भी हो सकती है, और ये भी नहीं पता वो कल भी मिलते हैं या नहीं। तो क्या कल तक ये हमारे साथ रहेगी, इसी जंगल टाइप जगह पर भटकती रहेगी? दाऊद ने इर्द गिर्द फैले दरख्तों की तरफ इशारा करके कहा। उसकी बात पर वो दोनों एक बार फिर चुप करके, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी प्लीज़, तहसीब के सामने खड़े दाऊद से कहा, क्योंकि इतनी देर में उसे अंदाज़ा हो गया था वो एक सीनियर है, उसका ऑर्डर मानते हैं वही उसके साथ ले जाने को तैयार नहीं। लेकिन वहाँ अकेले रहने से बेहतर था वो उन तीनों के साथ रहे। अगरचा वो तीनों भी मर्द थे, लेकिन उसका दिल कह रहा था वो तीनों मुख्तलिफ थे, उनके साथ वो महफूज रहेगी। उसके सिवा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो वो अल्लाह के सहारे उन पर यकीन करने के लिए मजबूर थे। दाऊद ने कुछ कहे बगैर कदम आगे बढ़ा दिए। उसके आगे बढ़ते ही वो दोनों भी उसके पीछे चल पड़े, तो वो सर झुकाए खामोशी से उनके पीछे चलने लगी। नहीं, उन्हें चलते हुए काफ़ी देर हो गई थी। तहज़ीब ने पूरी सांसों के साथ उन तीनों को देखा था जो इतनी तेज़ी से चल रहे थे कि उनके पीछे चलने के लिए उसे भागना पड़ा था। अब पड़ रहा था कुछ अंधेरा, कुछ ऊंचा नीचा रास्ता, जरा सी बेहतियाती से वो गिर भी सकती थी। अपनी इतनी सर्दी में लंबी हील के साथ मुसलसल चलने से उसकी जान निकल रही थी कि तभी उन तीनों में से किसी एक के मोबाइल की बची थी। वो लोग रुक गए थे। दाऊद मोबाइल बंद करके उन दोनों से मुखातिब हुआ। अभी तक उन लोगों को कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये श्योर है कि वो लोग इसी एरिया में हैं। हमें कुछ देर यही इंतज़ार करना होगा। वैसे भी थोड़ी देर तक सुबह हो जाएगी तो टायर के निशान के जरिए जल्दी उन तक पहुँच जाएंगे। दाऊद ने दरख्त के साथ टेक लगा ली, शायद वो भी थक गया था। तहज़ीब ने बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया, कम से कम थोड़ी देर बैठना तो नसीब होगा, वरना उसे लग रहा था उस जंगल में चल चलकर यहीं उसकी रूह परवास कर जाएगी। वो उन तीनों से कुछ फासले पर दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई। वो इन तीनों लोगों को डिस्कस कर रहे थे वो तीनों इन लोगों को डिस्कस कर रहे थे। उन तीनों ने एक दफ़ा भी नहीं देखा था कि वो उनके साथ मौजूद है या नहीं। उसने सर उठाकर गहरे अंधेरे को देखा। सुबह कब हो गई? अगर उन लोगों के हाथों में टॉर्च ना होती तो इतने गहरे अंधेरे में वो ऐसे भी खौफ से फोत हो जाती। टॉर्च की रोशनी ने उन लोगों की आवाज़ें उसे हौसला दे रही थी। अपने पाँव में उसे शदीद दर्द महसूस हो रहा था। उसने जूती के स्ट्रिप खोलकर जूती उतार दी और दोनों हाथों से अपने पैर दबाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद होने लगी। एक तो सुबह वो जल्दी उठ गई थी, दूसरा सफ़र के दौरान हालत की वजह से ज़हनी और जिस्मानी थकन थी, और सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं था। अब थकन और नकाहत की वजह से नींद उस पर हावी हो रही थी। उसे दोनों पास अपनी टांगों के करीब लपेट कर सर घुटनों पर टिका दिया। कुछ अजीब सा एहसास था जिसने उसे आंखें खोलने पर मजबूर किया था। उसने मंदी मंदी नज़रों से सामने देखा जहाँ वो बैठे थे, और अगले ही लम्हे उसकी आंखें मामूल से ज़्यादा खुल गई थी। वो तेज़ी से खड़ी हुई, उसने मतराशी नज़र से चारों तरफ देखा, और उसे कहीं नजर नहीं आया। उसके से वो सोए हुए हवा से एकदम अलर्ट हुए थे। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें ढूंढने लगी। वो उसे कहीं नजर नहीं आए। सुने, आप लोग कहाँ हैं? बड़ी मरी हुई आवाज़ में उसने उन्हें आवाज़ दी थी। वो उसे छोड़कर चले गए। पहला ख्याल उसे ये आया था, और यही ख्याल उसको रुला गया था। उसने डबडबाए नज़रों से चारों तरफ पहले अंधेरे को देखा, और फिर वो रास्ते को तोइन किए बगैर भागने लगी। बेख्याली में जूती तरह वही रह गई। अपने नंगे पाँव डरते हुए तरह तरह की चीज़ें उसके पाँव से टकरा रही थी। तभी उसे लगा किसी ने उसका दुपट्टा खींचा था, और उसे लगा जिस चीज़ से डर कर वो भाग रही थी वो वक्त आ गया। उसके मुंह से निकलने वाली चीख बेसाख्ता थी। तो ये था आज के नॉवल के फर्स्ट पार्ट का एंड। हम इस नॉवल का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे कल। इसको ये नॉवल पसंद आए कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कान लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोग से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के लास्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।